थे आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार सामाजिक विज्ञान के क्लास में आपका बाबू भर भर के कमेंट आया था कि सर पता है मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ाए थे रीजनिंग पढ़ाए थे सर उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स सर। पता है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था। आप जो भी पढ़ाए थे बेसिक पूरा का पूरा जितना वीडियो हम लोग 2 बार 4 बार हम लोग प्रैक्टिस आप जो समझाएं हम लोगों को कि 2 बार 4 बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए ज़्यादा पढ़ना कोई बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, याद कितना आपको रह रहा है, वो चीज़ें मायने रखता है। और हम जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाए थे आप तो देखे हैं कि डायरेक्ट उससे क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि उसी बेस पर पूरा का पूरा बहुत ऐसा कमेंट हम देखे हैं, मतलब देख को मतलब दिल को करारा रहा है, बड़ी सुकून मिल रहा है। उसमें ये देखने को मिल रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आया और आप तो बहुत अच्छा। ऐसा ऐसा कमेंट है जैसे हम देखे बाबू तो उसमें कह रहा है सर मेरा 100+ आएगा, 120 में मेरा 110+ आएगा। ऐसा ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पता है सर हम आपका वीडियो बहुत बार देखें। देखो बाबू हम उतना ही चीज़ पढ़ाएं, बहुत सारा नहीं पढ़ा दिए। आपको अगर पढ़ाना होता है ना तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब कि हमको बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ें पढ़ाना और बताना और समझाना। बहुत अच्छा से हर टॉपिक पूरा इतिहास हम आपका कंप्लीट कर दिए होते, पूरा भूगोल पूरा इकोनॉमिक्स जो भी हम कंप्लीट कर दिए होते। लेकिन वो चीज़ें पढ़ के क्या फ़ायदा जो आएगा ही नहीं। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आप वर्ल्ड वॉर बोले, अमेरिका की क्रांति बोले, बहुत सारा चीज़ें टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सड़क मार्ग वगैरह ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये जितना भी हम करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप डरिए मत, डरिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हिम्मत हौसला एकदम बुलंद रखिए, हम लोग आपके साथ है। पूरे ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी एकदम दिलो जान से आपके लिए, ठीक है। उसके लिए आपको जो भी परेशानी हो रहा है आप कमेंट कीजिए, हम लोग उस परेशानी पर एकदम खरा उतरेंगे और उसका सोल्यूशन जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए बिना देर के आपका एग्जाम भी चल रहा है और कमेंट भी कीजिएगा आपका एग्जाम कैसा गया, अच्छा लग रहा है देखने में। और हम लोग थोड़ा सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है स्टाम्प एक्ट। उसी दिन तो पढ़ाए थे ना स्टाम्प एक्ट, आपको वीडियो में भी पढ़ाए थे, कल भी बताए थे और आज भी ये क्वेश्चन उसमें आ गया कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। आप कमेंट में बता सकते हैं स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ है। स्टाम्प एक्ट यहाँ पे 1767 में पारित हुआ था। आपको बताए थे ना कि अंग्रेज आया, अमेरिका में गया और अमेरिका में जानते हो क्या किया, देखा कि यार मान लो कि हम अमेरिका को गुलाम बना लिए तो अमेरिका में अपना सेना रखेंगे और सेना को खर्च देने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, अमेरिका से ही। अमेरिका के लोगों पर टैक्स लगाएंगे। तो झूठ मूठ का जानते हो चोट्टा का किया, अमेरिका के लोगों को बोला कि देखो तुम लोग घर का कागज पत्र जितना है ना उस सब पर एक हम मुहर मारेंगे, स्टाम्प मारेंगे और उसको तुम लोग को पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। उसी को स्टाम्प एक्ट कहते हैं, फालतू में पैसा ले। और वही पैसा अपने सैनिकों को वेतन के रूप में देता था। तो स्टाम्प एक्ट 1700, अब बेचारा उनका काल आ ही गया था ना, 1767 में हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान भी लें। चलिए आपको तो बताए थे कि अमेरिका की बात करें, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम तो 1783 में पेरिस शांति सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। आपको पता होना चाहिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का मान्यता मिल गई। और देखिए यहाँ पे जब स्वतंत्र हो गया था 1801 7 8 9 में अमेरिका का संविधान बना और यहीं से हम लोग मूल अधिकार चुराए हैं। संविधान में जो लिखा है ना कॉपी मारे थे, तो यहाँ देखिए ये संविधान बना और ये संविधान बनने के बाद से वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने, जॉर्ज वाशिंगटन बने। स्टाम्प एक्ट 1767 और बोस्टन टी पार्टी यहाँ पे इसके 6 साल के बाद ये हुआ था, ठीक है। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं झीलों के बारे में। यहाँ कह रहा है कि भारत में स्थित लोनार झील, पहले तो लोनार, ठीक है, लग रहा है ना कि लोनार झील किस प्रकार का झील है, तो क्रेकर झील है। पहले आपके सर नहीं समझ में आया क्रेकर झील क्या होता है। जब ज्वालामुखी सॉरी जब आकाशीय पिंड कोई भी उल्का पिंड वगैरह जमीन पर गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और गड्ढा में जो पानी भर जाता है ना उसी पानी को हम लोग कहते हैं क्रेकर झील। क्या बोलते हैं बाबू, क्रेकर झील। तो लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार है महाराष्ट्र में। लोनार लग रहा है ना कि वार हो रहा है, मारा मारी वाला बात कर रहे हैं, और मारा मारी महाराष्ट्र में। और हीरो हीरोइन जितना भी फिल्म देखते हो तुम लोग, मार होता है वो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में मूवी बनता है सब। तो लोनार झील आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए लोनार समझ गए, लोनार या लोमार जो भी है, ठीक है। मार कहाँ होता है, महाराष्ट्र में मार होता है भाई। यहाँ देखिए लोनार झील यही है, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ बहुत पहले उल्का पिंड गिरा था, उल्का पिंड के बारे में कोई बताएंगे वो बड़ी आसान होता है सब समझना। उल्का पिंड क्या होता है, एस्ट्रॉयड जो भी बोला जाता है। यहाँ उल्का पिंड गिरा और जिसकी वजह से इतना खाल हो गया, देखिए यहाँ गहरा हो गया और यहीं पे पानी जम गया, तो इसे क्या कहते हैं, लोनार झील कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झीलों के बारे में थोड़ा सा हम लोग याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है झीलों के बारे में। सुनिए ध्यान से समझिएगा। आप बताइए जम्मू कश्मीर में कितना ठंडा पड़ता है ना,
तो जब जम्मू कश्मीर में खूब ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो आप यहाँ पे उलेन का कपड़ा पहनते हैं, उलेन का कपड़ा डाल लेते हैं, क्या करते हैं, डाल लेते हैं। तो यानी जम्मू कश्मीर में जब ठंडा पड़ेगा तो उलेन, उलेन मानी वूलर झील, ठीक, और डल से डाल झील, ये दोनों झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। यही पूछा है। अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील वूलर झील को कहते हैं, क्या कहते हैं, वूलर झील को कहते हैं। अब मीठा पानी माने चीनी नहीं घोरा रहता है, मीठा नहीं घोरा रहता है, मतलब पीने का पानी जो पीने के लायक होता है, बारिश का पानी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो वूलर झील आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में ठंडा पड़ता है तो वूलन कपड़ा आप डाल लेते हैं, ठीक, समझ में। और जितना भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू से जमीन ही है, जमीन में नाग नागिन भी रहता है, तो जितना भी नाग नागिन वाला झील आएगा, नागिन झील, वेरीनाग झील, ये सब जितना भी नाग और विष आएगा, समझ जाना ये सब जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है, यहाँ देखिए तो आप सही, यहाँ देखिए ध्यान से, इसको अगर देखिएगा तो यहाँ पे को मिलेगा कि डल झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, विशंसर झील, यानी कि इसमें भी विष है। ये सब चीज़ों को आप झेल रहे हैं तो आप ये क्या है, मानस बल, यानी कि आप मानव बहुत बड़े, तो मानस बल झील भी जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए लोकटक झील मणिपुर में। अब इसको कैसे याद कीजिएगा, अच्छा सुनिए, मान लीजिए कि कहीं नागमणि मिल जाए तो सभी गांव के लोग आके लोग टकटकी लगा के देखेंगे ना, लोग टकटकी लगा के देखेंगे, तो लोकटक, लोकटक लिखा है, लेकिन लोकटक झील कहाँ है, मणि देखेगा लोग। और पता है कोई भी सभी लोग आएगा तो मणि देखने के लिए तो सब लोग आएगा, और सब लोग किसी के काबू में आएगा, किसी के काबू में नहीं आएगा। तो यहाँ पे किबुल नामचाओ एगो पार्क है, वहाँ पे एक पार्क है, कहाँ पे, यहाँ पे लोकटक झील के वही एक पार्क है, और पार्क है जो तैरता हुआ पार्क है। आपसे पूछा जाएगा तैरता हुआ पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में। वहाँ पे संघाई हिरण भी पाया जाता है, समझ में है, बताइए। डल झील कहाँ है, तो सर आप बताए थे कि उलेन कपड़ा डाल लेते हैं, तो कश्मीर में ठंडा पड़ता है तो डल झील कश्मीर में, आराम से बता सकते हैं। अगला यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए पेंगोंग झील लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ होता है, लद्दाख में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पेंगोंग झील लद्दाख में, ठीक है। यहाँ देखिए, अब चलिए अब बात करते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो भारत में खारे पानी का झील है, मैंने वो पानी नहीं पी सकते हैं। देखिए यहाँ पे लैगून झील, उड़ीसा में चिल्का झील। आप बताओ, चील उड़ता है ना, चील उड़ता है, तो चिल्का जैसे आएगा तो कहेगा सर ये उड़ीसा में है, ठीक है। चिल्का जो क्या है, उड़ीसा में है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए लोनार झील जो अभी बताए थे महाराष्ट्र में, उल्का पिंड से बना है, ये भी बताए थे। सांभर, सांभर खाए हो बाबू, राजा लोग बड़ी सांभर खाते हैं, ठीक है। राजा लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सांभर खाते हैं। एक मिनट रुक जाइए, राजा लोग बहुत ज़्यादा सांभर खाते हैं और सांभर भी खाते हैं। और यहाँ देखिए नकली सांभर, नहीं नहीं, नक्की झील होता है, तो नकली, नकली सांभर नहीं खाते हैं, खाते हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि राजा लोग हमेशा फतेह भी करते हैं, फतेह माने होता है जीत हासिल करना। तो सांभर झील सबसे ज़्यादा बार पूछा है कहाँ है, तो राजा लोग यानी राजस्थान है। ये सब लवणिया झील है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें नमक पाया जाता है, और इसी झील द्वारा नमक बनता भी है ज़्यादातर, ठीक है। तो सांभर याद रहेगा, राजस्थान की बातें आ जाएंगी, ठीक है। नैनीताल झील, ठीक है। रूपकुंड झील, जितना भी ताल वाला होगा सब उत्तराखंड होगा। एगो रूपकुंड, या देखिए उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए बड़ा खूबसूरत इलाका है, तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी खूबसूरत रूप में पाए जाते हैं। चोलामू झील सिक्किम में सबसे ऊंचा झील माना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील है, ठीक है, जो कि कहाँ है, सिक्किम। सिक्किम पता है कहाँ है आपको, इंडिया का जब ऐसे सर बनाइएगा ना, ऐसे सर, ऐसे मान लीजिए कि आपने ऐसे सर बना दिया, ऐसे इधर खींचते हैं ना, तो इस तरह से एगो होता है, तो ये वाला सिक्किम है जहाँ पे चोलामू झील है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पुलिकट लेक झील। अब ये पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। जब ऐसे देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु, और यहाँ पे बना दे रहे हैं आपको हम, और यहाँ बीचवा में जो झील यहाँ पे मिलेगा, ये बीच में, ठीक है, दोनों का कनेक्शन होता है, उसे पुलिकट कहते हैं। पुलिस समझते हो ना, यहाँ पे पुलिस क्या करता है, पुलिस क्या करता है, पुलिस क्या करता है, चोर को पकड़ लेगा, चोरों से पैसा ले लेगा, और जिसका चुराया है उसको, उससे भी पैसा, कोई बुरा नहीं मानेगा, उससे भी पैसा, अधिकतर पुलिस ऐसा करते हैं। तो ये दोनों तरफ है, कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पैसा ले करके क्या करेगा, अंधा बन जाता है, पुलिस, पुलिस बन जाता है ना, कहता है चोर मिला नहीं भाई, तमिल नहीं मिला। तो ये आप याद रखेंगे, पुलिकट झील, ठीक है। यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप भी। आपको एक और चीज़ बता दें, जितना भी ये क्या बोलते हैं स्पेस वगैरह छोड़ा जाता है ना ऊपर, ताकि जा करके कुछ आकाश में पता लगाए, तो यहीं से, यहाँ से छोड़ा जाता है आपको, श्रीहरिकोटा द्वीप पे सतीश धवन से छोड़ा जाता है। अब बताइए हुसैन सागर झील। आपको पता है खूबसूरत खूबसूरत जो हुस्न होती हैं वो बड़ी गाना गाती हैं,
ठीक है। खूबसूरत हुस्न क्या कहती है, गाना गाती है, ठीक है। केरल में है पेरियार झील। केरल किसी से पूछे हुए, मान लो कि अपने दोस्त को बुला कर आए तो तुम्हारे मम्मी पूछेंगे केरल रे, ऐसा बोलेंगे ना, तो क्या नहीं वो यार था एक, ठीक है, वो क्या था, एक यार था, याद रहेगा ये। अब वेबनाड भी याद रखिएगा, वेबनाड मेरा एक यार था, मम्मी पूछेंगे केरल, केरल तो केरल में पेरियार झील और वेबनाड झील, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये झील आपको याद हो गया। अगर झील याद हो गया तो ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस भाग में, ये आपको बताए थे, संविधान के किस भाग में, वो कलर बदल ले थोड़ा, ब्लैक ले लेते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? मौलिक कर्तव्य का जिक्र आप कमेंट में बता सकते हैं कि संविधान मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, ठीक है। तो ये आप बताइए कौन सा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये भाग नंबर 4 के कम आएगा। देखिए, मौलिक अधिकार बोलेगा तो भाग 3 में होगा। क्या होगा, भाग 3 में होगा। यहाँ आपको पूरा का पूरा मौलिक अधिकार लिख भी दिए हैं। देखिए, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल, टोटल संविधान में 25 को भाग है, पार्ट 25 को मैं बताए भी थे आपको कल भी, ठीक है। संविधान में जब बना था तो उस वक्त 22 को था, 3 को बढ़ गया है। संविधान के पाठ नंबर 3, मान लो कि टोटल पाठ अभी 25 को है, तो पाठ नंबर 3 में मूल अधिकार है, जो 12 से 35 तक एक टॉपिक है। हम लोग मूल अधिकार को कहाँ से कॉपी मारे हैं, यूएसए के संविधान से कॉपी मारे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग अलग मूल अधिकार दिया गया है यहाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब कहेगा ये सर क्वेश्चन है समझ में नहीं है। सुनिए, पिछड़ी जाति जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को सरकार आरक्षण पहले नहीं देती थी, लेकिन बाद में आरक्षण उन लोगों को भी मिला। जैसे कि हर पिछड़ी जाति, जैसे जितने पहले एससी और एसटी को बहुत सारा छूट है। आप अगर एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि आपका कट ऑफ 80 जा रहा है और एससी एसटी में अगर 70 भी जाएगा तो इन लोगों का पहले सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो इसी को आरक्षण कहते हैं और ये पिछड़ा वर्ग हो जाते हैं। तो पिछड़ा वर्ग के आयोग जो है, इसको संवैधानिक दर्जा संविधान में इसको कब दिखाया गया है, तो 2018 में दिखाया गया था, ठीक है। ओबीसी वगैरह इसमें आ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, लिखा भी है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 120वां संविधान 102वां संविधान संशोधन है, जो कि कब हुआ था, 2008 में हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे कि 2018 में, सॉरी क्यों हमसे ये सब हो जा रहा है जी, 2018 में ये संशोधन 2018 में हुआ था, 102वां संशोधन था। अब कहिएगा सर आप ये बता रहे तो समझ में नहीं है। सुनो, संविधान लिखा गया, लिखाने के बाद कहीं कहीं संविधान में जब मिस्टेक लगा ना तो सुधारा गया। तो पहली बार सुधारा गया तो 1 नंबर में सुधारा गया, तो 1वां संविधान। दूसरी बार भी गलती पकड़ा तो दूसरा सुधार हो गया, तो दूसरा सुधार हो गया। तीसरा बार फिर संविधान में कहीं गलती मिला तो तीसरा बार में संविधान को संशोधित किया गया, माने सुधारा गया। उसी तरह 102 नंबर पे सुधारा गया था, पिछड़ा वर्ग के बारे में सुधारा गया था, जो 2018 में किया गया। चलिए, अब बात करते हैं कि मानचित्र की दूरी को मापने के लिए, मापने में मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है। तो आप बताइए कि जब किसी मानचित्र की दूरी मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, हर कहते हैं, मापनी का प्रकथन कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंद्रेमुख, तो भाई हमको सबको पता है, कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोहा होता है। तो वीडियो में आपको बताए ही थे ना बहुत आसानी से। अब थोड़ा सा ना इसको बता दें, सुनिए, उस दिन आपको बताए थे, उस दिन आपको याद कीजिए, हम बताए थे कि गेहूँ, गन्ना, चीनी, ये जितना भी आएगा ये सब उत्तर प्रदेश में आएगा। और ट्रिक बताए थे ना उस दिन, सरसों वाला ट्रिक याद है, सरसों, सर राजा लोग बड़ी घटिया होते थे, आपको बताए थे, ट्रिक याद है। तो ये सरसों राजस्थान में सर राजा लोग, तो सर से सरसों, राजा से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। वो हमेशा क्या करते थे, सभी अपनी जितनी भी वाइफ थी कली बोलते थे, और कली को रात में लाते थे, बोलते थे कि जरा कली को रात में लाओ तो जरा से बाजरा हो जाएगा और कली से मूंगफली हो जाएगा। रात यानी गुजरात में बुलाते थे, रात में, ठीक है। मध्य में सोयाबीन, यानी मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है। अब बताइए, जब कली को रात में बुलाए और कली रहेगी उनसे गुस्सा, तो उन पर पास में आएगी तो वार करेगी ना। तो यहाँ देखिए, जैसे ही पास में आएगी तो वार करेगी, पास से कपास हो जाएगा, वार से ज्वार हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में होता है, ठीक। तो लड़का बोला पता है सर, राजा लोग ना काफ़ी गिरा हुआ होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी गिरा हुआ, तो काफ़ी या गिरा से उल्टा पढ़ो, गिरा को उल्टा रागी होता है। तो रागी, कॉफ़ी और रागी कर्नाटक में होता है, ठीक है। रबड़ केरल में होता है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ बताए थे आपको एक और चीज़, सुनिए, चावल और जूट। आप बताइए, जब आप चावल मुंह में खाते हैं तो अपने गाल में, ठीक है, सभी चावल को पहले जुटा लेते हैं तब ना मुंह चलाते हैं जी। तो वही बात है, चावल को जुटा लेते हैं कहाँ पे, गाल में, गाल से बंगाल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए अगली बात करते हैं, चीनी कहाँ है। तो अभी बताइए, यूपी में चीनी है, यूपी में चीनी है। अगला,
अगला हम बात करें तो ये, एक मिनट रुक जाइए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, निष्पक्ष माने किसी के पक्ष में चुनाव करने की जिम्मेदारी, मतलब यहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग पूरे देश का चुनाव कराता है, और ये किसी के पक्ष में चुनाव नहीं कराता है। नहीं तो मान लो कि किसी के पक्ष में कराएगा तो मोदी जी के पक्ष में कराएगा तो मोदी जी हमेशा जीतेंगे। तो ये चुनाव आयोग बड़ी ही निष्पक्ष होता है, ये घूस नहीं लेता है। ठीक है, ये तो कल भी क्वेश्चन पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव में कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक एवं संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसका मानना था? कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव माने होता है रूढ़िवादी लोगों का मानना था। ठीक है, कंजर्वेटिव आपका आंसर हो जाएगा। ये दो दो बार पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन। वाह, इतना आसान! इसका तो ट्रिक कितना अच्छा था कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष बने। तो ब्राजील में किस जगह पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बताइए? तो रियो डी जनेरियो में हुआ था। देखिए, अब कहिएगा सर ये समझ में नहीं है। सबसे पहले जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन का मतलब होता है पृथ्वी को बचाने के लिए 3 बार मीटिंग किया गया था कि भाई पृथ्वी पर इतना ना सब धुआं वहाँ सब फैक्ट्री चल रहा है तो वहाँ से धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, तो पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है हम लोग हर साल, हर 5 साल पर मीटिंग करेंगे। तो अब मीटिंग की शुरुआत हुई थी 1992 में। 1992 में। अब 5 साल के बाद 3 बार हुआ, तो 5 साल के बाद गिन ले तो 92 से हो जाएगा 97, फिर 5 साल बाद गिनो तो ये हो जाएगा 2002। तो तीनों पृथ्वी सम्मेलन आपको याद हो गया, 92, 97 और 2002। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था रियो डी जनेरियो में। ठीक, दूसरा आपका कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं, और ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। और तीसरा तो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में 2002। कहिएगा सर आप अभी याद कराएंगे, हमसे नहीं याद होगा। चलिए ट्रिक आपको दिखाते हैं, आ जाइए यहाँ पे। तीनों ट्रिक आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए एक लड़की थी रिया नाम की, बेचारी, वो पता है कहती है कि हम पैदल कहीं भी मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो बोला कि क्यों नहीं जाएगी? तो उसको चाहिए था ऑडी गाड़ी। कौन सा चाहिए था? ऑडी गाड़ी चाहिए था। वो ऑडी 5+ गाड़िया का नाम था। क्या नाम था गाड़ी का? ऑडी 5+। तो सब लोग बोले कि रिया ऑडी 5+ तुम क्यों जो हो रही हो? समझ में आया? रिया ऑडी 5+ तुम क्यों जो हो रही हो? तो रिया री ऑडी, तो रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। ठीक, न्यूयॉर्क में दूसरा हो जाएगा, जिसे +5 कहते हैं। देखो, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर 5 साल बाद हुआ है, 5 साल इसमें प्लस होगा तभी ना 97 हुआ है, तो इसको कहते हैं +5 सम्मेलन। न्यू होता तो न्यूयॉर्क में हुआ था, और तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। क्यों जो हो रही हो, क्या हो जाएगा? क्यों जो रही हो। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में कीजिए। तो ये वाला रिया ऑडी 5+, न्यू ऑडी 5+ क्यों जो हो रही हो? तो रियो डी जेनेरियो में पहला हो गया, न्यूयॉर्क, न्यू से न्यूयॉर्क हो जाएगा, और जोहना से जोहान्सबर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये कब कब हुआ था ये भी लिखवा दिया, इसे +5 भी कहते हैं। अब ये सर ये क्यों क्योटो क्यों लिखे? एक क्योटो सम्मेलन होता है पृथ्वी को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से, नहीं तो तेजाबी बारिश होने लगेगा अगर पृथ्वी नहीं बचेगी तो। क्योटो सम्मेलन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? क्योटो में। क्योटो कहाँ है? तो जापान में है। जापान में कब हुआ था? तो ये भी 97 में ही हुआ था। तो ये कमेंट कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वैसे ये वाशिंगटन में है। पहले IMF होता क्या है तो सुनिए। IMF और वर्ल्ड बैंक एक होता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ये दोनों का काम है, कोई भी अगर गरीब देश हो रहा है तो उसको कर्ज देना, लोन देना। क्या देना? लोन देना। लेकिन IMF से कर्जा कभी नहीं लिया जाता है। क्यों? IMF पता है किसको कर्जा देता है? IMF उसको कर्जा देता है जो देश बर्बाद हो चुका है, जो देश का हो गया है बर्बाद। जैसे पाकिस्तान को कर्जा दे देगा IMF। ठीक है, ये दोनों की स्थापना सेम डेट में हुआ है, मतलब सेम सन में 1944 में हुआ है। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों कर्ज देने का काम करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर खराब हो जाती है तो ये तो सुनो ध्यान से, जब कोई देश गरीब हो जाता है तो IMF देता है कर्ज, और जब कोई देश अमीर है लेकिन फिर भी वो लोन लेकर के और आगे बिजनेस करना चाहता है तो वर्ल्ड बैंक देता है। कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। और ये दोनों की स्थापना 1944। तो दोनों की स्थापना सेम डेट, तो 4 भी सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिख भी दिए हैं आपको, और एक क्या बात है, लिख भी दिए हैं। 1944 में, यानी 44 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना, विश्व बैंक भी कहते हैं, स्थापना और IMF की स्थापना भी 1944 में हुई थी। वाशिंगटन DC में होती, जो कि कहाँ है? अमेरिका में।
अब बात करते हैं WTO की स्थापना। ये व्यापारियों के लिए नियम बनाता है 1995 में, लेकिन WHO की स्थापना 1948। याद कैसे रखिएगा, WHO है ना, एच को ऐसे थोड़ा सा घिरेगा तो 8 की तरह हो जाएगा, यानी 48 याद रखिएगा, 48 में WHO। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। बता रहे हैं लोकतंत्र का मतलब ना, सबसे पहले बिहार में ही लोकतंत्र गणतंत्र शुरू हुआ। लोग आज़ाद रहना पसंद करते हैं क्योंकि बिहार का जो लिच्छवी है, ठीक है, उस वक्त बिहार का वैशाली का लिच्छवी सबसे पहला गणतांत्रिक एक इलाका राज्य बोला जाता है। वैशाली आपको याद है, वैशाली वज्जी की राजधानी है, वज्जी इसकी राजधानी है वज्जी। तो वो चीज़ें तो बहुत पुराना हो गया, ठीक है, वो बातें हटाई। बस याद रखिए कि सबसे पहले बिहार फेमस क्यों था लोकतंत्र के मामले में, क्योंकि वैशाली लिच्छवी गढ़ राज्य में बोला जाता है, लिच्छवी वाला। चलिए भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है, तो मेरे हिसाब से भारत में कोयला झारखंड में होता है, ठीक है, झारखंड में सी भूमि वगैरह इलाका में ये सब चीज़ें होता है। ऑप्शन में यहाँ छत्तीसगढ़ दिया था, मेरे को ये पूरा गलत लग रहा है, झारखंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट काला कानून इसे बोलते हैं, सबसे घटिया कानून है। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया था, बता रहे हैं, ये पूरा कहानी आपको समझा दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले यहाँ पे ऑप्शन तो देख लें। शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए नहीं, रॉलेट एक्ट अंग्रेज इसलिए नहीं बनाया था, क्रांति गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, उसी नियम को कहते हैं रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ था कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आपको याद है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, 1918। कहानी समझिएगा ध्यान से। और इस प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। क्यों? क्योंकि भारत पर गुलाम बनाया था लो अंग्रेज। कौन बनाया था? अंग्रेज बनाया था। समझिएगा ध्यान से। तो उस वक्त अंग्रेजों की तरफ से हम लोग इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने वादा किया, समझिएगा ध्यान से, कि देखिए आप लोग हमारे साथ लड़िए प्रथम विश्व युद्ध में, जैसे ही हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है, तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्या कर देंगे, आराम से आज़ादी आपको दिला देंगे। बोला गया कि चलिए तब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में आपकी तरफ से लड़ते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीत गया, अंग्रेजवा जीत गया, 1918 में युद्ध खत्म हो गया, 4 साल तक युद्ध चला है, जीत गया, तो वो सोचा अंग्रेज कि ओ अब तो इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा, और सारा व्यापार सारा कमाई तो इंडिया से ही होता है। तो वो सोचा कि देखो ये अब पता है भारत के लोग करेंगे क्या, अगर हम आज़ाद नहीं कराएंगे, समझिएगा ध्यान से, अगर हम, इंग्लैंड क्या सोचा है, इंग्लैंड मार्कर दूसरा ले लें क्योंकि बड़ा गरीब की तरह ही चल रहा है इंग्लैंड। यहाँ देखिए, अगर हम भारत को आज़ाद नहीं कराएंगे, ठीक, 18 तक तो खत्म है, 19 में, तो भारत के लोग करेंगे आंदोलन, सभी लोग क्या करेंगे, आंदोलन। और सभी लोग आंदोलन को रोकने का एक ही उपाय है। आंदोलन होने से पहले अंग्रेजों ने क्या किया, नियम लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? नियम लगा दिया। और नियम क्या था कि कोई भी भारत के लोग अगर आंदोलन करे तो बिना पूछे उसे जेल में डाल दो। एक नियम लगा, उस नियम को कहते हैं रॉलेट एक्ट। बताइए कितना बड़ा धोखा दिया है ना। भारत के लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, और जैसे ही उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब तक क्या हो गया, रॉलेट एक्ट नियम लग गया। अब इसी रॉलेट एक्ट सभी भारत के लोग बैठ गए। अब बोले कितना अंग्रेज हमको धोखा दिया, बताओ। वो गधा बोल रहा है हम लोगों से, ध्यान से समझिएगा, वो हम लोगों से बोल रहा था कि जैसे ही हम लोग जीत जाएंगे उस वक्त से क्या हो जाएगा, आप आज़ाद हो जाएगा। अब हम लोग को आज़ाद नहीं कर रहे तो वो जाना कि हम लोग आंदोलन करेंगे, और जब आंदोलन करेंगे तो उन्होंने ऐसा नियम लगा दिया कि हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो पता है सभी लोगों ने रातों रात, 1919 की घटना है, रातों रात राय कर लिए कि हम लोग किसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, चाहे हम जेल में जाएँ चाहे नहीं जाएँ। तो रातों रात लोग आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त 2 नेता गिरफ्तार हो गए। एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था किचलू। सत्य को किचर मतलब किचार दिया था लो, ठीक है, नहीं, सत्य को हरा दिया था लो, किचलू। जब ये दोनों नेता गिरफ्तार हो गए तो भारत के लोगों को गुस्सा है, एक तो हम लोग युद्ध में लड़े, हमारे घर के लोग मर गए प्रथम विश्व युद्ध में, और ऊपर से ही नियम भी लगा दिया कि किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना है। ये सभी लोग गुस्सा होकर आ गए 1919 में पंजाब में। अब पंजाब में एक जगह था जालियांवाला बाग, ठीक है, और उस वक्त सब लोग ने सोचा कि बैसाखी का त्यौहार है, पंजाब में एगो त्यौहार मनाया जाता है, तो सभी अंग्रेज उधर त्यौहार में बिजी रहेंगे और हम लोग आराम से आके यहाँ मीटिंग कर लेंगे। तो स्वर्ण मंदिर के पीछे, कहाँ पे बाबू, स्वर्ण मंदिर के पीछे सभी लोग मीटिंग कर रहे थे जालियांवाला बाग में। वो दिन था 13 अप्रैल। हर साल 13 अप्रैल को ही बैसाखी मनाया जाता है। 13 अप्रैल को
13 अप्रैल 1919 का दिन था और इसी समय जनरल ओ डायर आकर के जालियांवाला बाग हत्याकांड करा देता है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसमें क्यों लोग इकट्ठा हुए थे? तो रॉलेट एक्ट जो नियम था, ये नियम कह रहा था कि डायरेक्ट किसी बिना वकील बिना दलील के डायरेक्ट उनको जेल में उठा के डाल देना है। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग एकजुट हुए थे, तब तक जालियांवाला बाग में गोली चला दिया गया था। समझ में आया? ये पूरा का पूरा यहाँ हम लिख भी दिए हैं। देखिए यहाँ लिख कर दिए हैं, भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था, अंग्रेजों ने हम लोगों को बहुत परेशान किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेज बोला कि भारत के लोग बड़ी चालाक हो रहे हैं। जानते हो क्या है? पेपर में लिख दिया जा रहा है ऐसा ऐसा भड़कने वाला बात कि पूरा भारत के लोग भड़क जा रहे हैं। जैसे पेपर में लिख दिया रहा था कि हम लोग सब एकजुट होकर के जल्दी अंग्रेजों को भगाया जाए, नहीं तो ये हम लोगों को लूट लेगा। अब ये जब भारत के लोग पढ़ते थे तो उन लोग के अंदर क्या आता था? गुस्सा आता था। तो अंग्रेज बोला कि पेपर पर रोक लगाओ, तो उसी को कहते हैं वर्नाकुलर एक्ट। पेपर पर रोक लगाओ, वरना वरना आ रहा है ना, वरना ही हम सबको बर्बाद कर देगा। तो वर्नाकुलर एक्ट क्या हो गया? 1878 में लगा था। कब? 1878 में। लिट्टा नहीं, गलत लिखा गया, लिट्टा ने लगवाया था, लिट्टी ने लगवाया था वर्नाकुलर पेपर पर प्रतिबंध। उसके बाद से बोला कि भाई भारत के लोग किसी प्रकार का हथियार नहीं रखेंगे, तो इसके 1 साल बाद आर्म्स एक्ट लगा दिया। कौन एक्ट बाबू? आर्म्स एक्ट लगा दिया। आर्म्स एक्ट में हथियार नहीं रखना है। उसके बाद से इलवर्ट बिल पारित हो गया। कब? 1883 में। अब इलवर्ट बिल क्या होता है? तो पहले अंग्रेजों का नियम था कि अंग्रेजों की तरफ से जो भी जज आएगा वो भारत के लोगों को सज़ा सुना सकता है, लेकिन अगर भारत के जज हैं तो ये नहीं कि सिर्फ भारत के, वो अंग्रेजों के लोगों को, मतलब अंग्रेज का कोई भी व्यक्ति अगर गलत करे, ब्रिटेन के गलत करे, तो भारतीय जज उसको सज़ा नहीं सुना सकता है। लेकिन वही अगर अंग्रेजी जज होगा ना तो अपने आप को भी सज़ा सुना सकता है, अपने यहाँ के लोगों को भी और भारत के भी, दोनों को सुना सकता है। लेकिन अगर भारत के लोग कोई जज होगा तो सिर्फ भारत के लोगों को ही सज़ा सुना सकता है। तो इसको हटाया गया, रिपन ने हटाया था। रिपन अच्छा था। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था पता है? अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ दिया हिंदू मुसलमान को लड़ा करके 1905 में, लेकिन फिर बंगाल को जोड़ भी दिया था 1911 में। बंगाल के बोला कि हम लोग अलग नहीं होंगे। उसके बाद से अब बात करते हैं थोड़ा सा गांधी युग के बारे में। किसके बारे में? गांधी युग। चलिए आइए बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी जी थे, ध्यान से समझिएगा, गांधी जी इंडिया में नहीं रहते थे। वो सबसे ज़्यादा लंदन में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री लॉ वगैरह का पढ़ाई किए, और पढ़ाई करने के बाद गांधी जी 1915 में आए। 9 जनवरी 1915 में भारत फाइनल आ गए, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जैसे ही आए वो 15 में, तो आते आते आंदोलन नहीं शुरू किए, क्योंकि उनके गुरुजी मना किए थे कि देख गांधी, अगर तू जा रहा है तो जाते जाते आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ मत जाना, पहले लोगों को एक करना। उसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले आए और लोगों के सामने भाषण वगैरह दिए। लखनऊ अधिवेशन किए 1916 में। जब वो भाषण दे रहे थे उस वक्त बिहार का एक व्यक्ति आया और बोले कि गांधी जी सुनिए ना, चलिए बिहार में अंग्रेज बड़ी परेशान किया है, ठीक है, वहाँ बरियारी ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहा है, आप आइए और आकर के नील की खेती को बंद कीजिए। तो गांधी जी बोले कि देख राजकुमार, ओकर नाम राजकुमार शुक्ल था, देख राजकुमार, पहले बात समझो, हमारे गुरु जी मना किए हैं कि तुम जब भारत जाना तो 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं करना। तो हम सिर्फ यहाँ मीटिंग में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। अगले साल पक्का तुम्हारे यहाँ आएंगे और अंग्रेजों के लिए हम आंदोलन करें, क्योंकि हम बड़े वकील भी थे, ठीक है। अगले साल फिर चल दिए चंपारण आंदोलन। आपको ट्रिक भी बताए थे, चंपा के दामाद, ठीक है। तो अहमदाबाद, और अहमदाबाद भी है ना, और चंपा भी है, ये दोनों हो जाएगा। तो 16 के बाद फिर 17 में देखिएगा, 15 में भारत आए, 16 में लखनऊ अधिवेशन, 17 में चंपारण आंदोलन किए, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। इसमें अंग्रेज क्या करता था कि अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन खूब उपजाऊ ले लेता था, जहाँ पे खूब अनाज उपजता है, और उसमें नील की खेती करवाता था, और बाकी 17 कट्ठा पर अपना खेती कीजिए। इसी को बंद कराने के लिए चंपारण आंदोलन हुआ था, ठीक। अब देखिए गांधी जी चंपारण, उसके बाद से गुजरात के लोग, गांधी जी गुजरात के थे, यहाँ बिहार में चंपारण आंदोलन किए, समझिएगा ये भारत के मैप में, ठीक। तो यहाँ के लोग बोला कि गांधी जी सुनिए, आप बिहार में क्यों गए हैं आंदोलन करने? आपके यहाँ अंग्रेज परेशान नहीं किया है, यहाँ पे गुजरात में किया, ये आप यहाँ आइए। तो गांधी जी बोले बुलाओगे तब ना आएंगे। तो बोला कि आ जाइए तब। तो जब यहाँ गए तो यहाँ बहुत अच्छा से सोचे कि नहीं भाई, हमारा राज्य है तो यहाँ पे सभी समस्या को हटा देंगे। तो यहाँ दो गो आंदोलन को ख़त्म किए। कौन? एक का नाम था खेड़ा और एक का नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, 1918 में। उसके अगले साल खिलाफत आंदोलन 1919 में, और रॉलेट एक्ट बताए थे ना, उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था,
ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड इतना दुखद था, हज़ारों लोग मारे गए। तो गांधी जी बड़ी दुखी हुए कि अंग्रेज़ हम लोग के साथ गद्दारी किया है, और अंग्रेज़ उनको ना खुश होकर के केसरे हिंद की उपाधि दिया था। किनको? गांधी जी को। मतलब कैसरे हिंद, तो याद रखिएगा, कैसरे हिंद की हिंग नहीं, कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया? तो महात्मा गांधी। और नाइट की उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ। तो इन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी कि तुम लोगों का कोई भी हमको गिफ्ट दिया हुआ उपाधि दिया हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। उसके बाद से फिर से आंदोलन शुरू हो गया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में बड़ी मजा आया। इसमें था कि अंग्रेजों का किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। खूब लोग अंग्रेजों का जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे, लेकिन बिहार और यूपी के लड़के थोड़े से बदमाश होते हैं। वो जा करके पुलिस के मुहुआ के सामने चिल्ला रहा था लो कि अंग्रेजों मुर्दाबाद। बस बड़ी मार मारा पुलिस। पुलिस तो मार दिया भाई। अब पुलिस मार दिया। 2 साल बाद की बात बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब पुलिस को लगा लोग गांव का दौड़ा के मार रहे हैं, पुलिस लगी भागने, जाके खुदे अपने थाना में घुस के अपने आप को अंदर से बंद कर ली जेल में। अब यहाँ पे अंदर अब कह रही है, पता है क्या पुलिस, कि अब तुम हम लोग को कैसे पीछा करोगे, अंदर आओगे, हम लोग तो अंदर से ही बंद कर लिए, आई एम ऑलरेडी लॉक इन द लॉकर। तो एक वहीं में बड़ी यूपी का लड़का तेज था, बोला कि रुक छोटा बता रहे हैं तुमको। वो गया, अब मिट्टी का तेल लाया, उसी में क्या किया कि मिट्टी का तेल जेलों के अंदर छिड़क दिया, और छिड़क के माचिस मार दिया। यानी 1922 में उत्तर प्रदेश का एक जगह था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी एक जगह था, 22 आदमी को जिंदा भूज दिया सब, समझिएगा। 1900, आपसे पूछेगा कितने पुलिस वाले को जलाया, तो 22 में 22 पुलिसकर्मी को जलाया। इससे गांधी जी नाराज हो गए। गांधी जी बोले कि देखो, आंदोलन ऐसा किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई मरे नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो दिक्कत वाली बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर दिक्कत वाली बातें हैं तो यहाँ पे तो हो सकता है मार। अब यहाँ पे गांधी जी बोले कि हम असहयोग आंदोलन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड। और एक हफ्ता बाद, यानी कि 5 फरवरी से जोड़ ले तो 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में। इस चौरा चौरी हत्याकांड हो गया 1922 में, और ठीक 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए, गांधी जी वापस ले लिए, ठीक। उसके बाद से गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, अंग्रेजों डाल दिए, और गांधी जी जेल में से नौटंकी करके भाग गए, और भाग के डायरेक्ट कर्नाटक गए। बहुत लंबा कहानी है और प्यारा भी कहानी है। कर्नाटक आ करके उन्होंने कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। और 6 साल तक लोगों की सेवा की हैं। 6 साल के बाद, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम फिर से इधर उधर करेंगे तो अंग्रेज जेल में फिर डाल देगा। और फिर 6 साल के बाद फिर आंदोलन शुरू किए, दांडी मार्च। गुजरात में एक जगह था दांडी, यहाँ पे नमक बनाओ, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। 1930 में शुरू किए, और 30 में शुरू करके यहाँ नमक बनाए। जब गांधी जी यहाँ आए थे ना, तो गांधी जी पर सभी लोग गुस्सा थे कि असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किए। बहुत लोग इनसे नाराज थे, ठीक। इसीलिए यहाँ से जब चले वो अहमदाबाद, यहाँ से साइड से सॉरी साबरमती से चले दांडी। गुजरात में ही जगह है एक साबरमती, गुजरात में एक यहाँ पे बना दे रहे हैं गुजरात का सिंबल। ये हो गया गुजरात। गुजरात से मात्र लगभग 72 लोग से 75 लोग थे, ध्यान उतना नहीं आ रहा है। यहाँ से चले दांडी नमक बनाने के लिए, ज़्यादा लोग साथ में नहीं है, लेकिन यहाँ आते आते लगभग 20,000 लोग हो गए थे। कितना हज़ार? 20,000। कोई 2,000 लिखता है, कोई 20,000 लिखता है। तब गांधी सोचे कि काहे नहीं, 30 तक तो दांडी मार्च हो गया, एक और आंदोलन शुरू कर दे। तो गांधी जी ने शुरू कर दिया असविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय। अब कहिएगा सर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन होता क्या है? तो बता रहे हैं, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों की बातों को प्यार से ठुकरा देना था। जैसे अगर अंग्रेज बोल रहा है कि देखिए, हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि देखिए आप लोग आंदोलन मत कीजिए, यहाँ स्कूल मत बनवाइए। अगर स्कूल कोई बनवा रहा है तो अंग्रेज बोलेगा स्कूल मत बनवाइए। तो हम लोग को क्या करना है कि अंग्रेजों के बात का उल्टा करना है, जाके उससे हाथ जोड़ करके कहना है कि देखिए बाबू, अब तो आप स्कूल बन मना कर रहे हैं, अब तो स्कूलवा यहीं पे बनेगा। मैंने ऊपर उल्टा करना था। फिर उसके बाद से पृथ्वी सम्मेलन हुआ, सॉरी पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। तो वही 30, 31, 32 वाला पृथ्वी सम्मेलन, ये कोई खास नहीं है। चलिए, गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, सॉरी हम पृथ्वी सम्मेलन लिख दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भोजन और चारे के रूप में काम आता है? तो भाई मकई है, जो हम लोग का भोजन में भी काम आता है, और पशु भी चरता है तो चारे के रूप में भी काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रंग भेद की नीति का विरोध आवाज़ उठाने वाला कौन था? पता है, पहले ना लोग बड़ी भेदभाव करते हैं, तू गोरा है, हम काले हैं, तू मोटा है, पतला है। तो रंग भेद का भेदभाव हटाया मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे, बोले कैसनो होके आदमी, उसको भेदभाव नहीं करना है। मार्टिन लूथर रंग भेद के खिलाफ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए,
इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल है? तो देखिए, कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत। कौन थे? कोल विद्रोह बुद्धो भगत, याद रखिएगा। कोल विद्रोह कौन थे? बुद्धो भगत। यहाँ पूरा का पूरा हम जनजाति विद्रोह के बारे में, जितना भी जनजाति, तो सुनिए ध्यान से। अब ये सर जनजाति किसे कहते हैं? तो जो भी जंगल में लोग रहते हैं, आदिवासी, नहीं देखे वो एगो तीर धनुष ले लेता है लोग, झिंगा लाला हु करता है, सब वही है सब। तो सबसे ज़्यादा झारखंडे में रहा है सब, जितना झारखंड में जंगली इलाका ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए झारखंड में अधिकतर जनजाति होती थी। तो यही वहाँ की कौन जनजाति थी? उधर है उस साइड की कोल विद्रोह हुआ था। अब अंग्रेज क्या किया कि जब पूरे गांव को लूट लिया तो सोचा कि अब जंगल में भी कुछ संपत्ति है तो उसको भी लूट लेते हैं। तो जंगल में भी लकड़ी उकड़ी काट के बेचने लगा। अब जब सभी जंगल साफ हो जाएगा तो जंगल के लोग रहेंगे कहाँ? इसीलिए सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जाना शुरू कर दिया, जिसमें कोल विद्रोह में भाग लिए बुद्धो भगत। ठीक है, अब यहाँ पे सभी जनजाति। अब बात करते हैं सन्यासी विद्रोह। अब कहेगा सर ये क्या विद्रोह है? तो जब सभी लोग संन्यास लेते हैं और संन्यास लेकर के अलग अलग, कोई मान लीजिए मक्का मदीना घूमने चला गया, ठीक है, तो कोई चला गया हिंदू धर्म में, अगर कोई है तो चला गया मान लो कि क्या बोलते हैं उत्तराखंड वगैरह सन्यासी बनने। तो अंग्रेज जानते हो इस पर रोक लगा दी कि नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी को तो सभी सन्यासियों ने विद्रोह किया। कब? 1763 1763 में विद्रोह किया। यहाँ पे याद है कि सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। अगला उसका है पहाड़ी विद्रोह। पहाड़ी विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका माझी थे। कौन थे बाबू? तिलका माझी, याद रखिएगा, तिलका माझी। तिलका माझी को फांसी कब दे दिया गया था ये भी बता दें, तो ये दिया गया था 1785 में इनको फांसी दे दिया गया था तिलका माझी को। देखो, पहाड़ी विद्रोह तिलका माझी किए थे। तिलक चढ़ाना था, पहाड़ पर भाग गए थे, याद रखिएगा, तिलक चढ़ाना था, माझी जी पहाड़ पर भाग गए। और वहाँ ये तिलका माझी, ये जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश की जनजाति है, जो कि 1779 में ये विद्रोह की थी, जिनको फांसी दे दिया गया था 1785 में। सबसे खतरनाक क्वेश्चन, भील विद्रोह 1818, ये भी मध्य प्रदेश में है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई जनसंख्या में है जनजाति में, वो भील जनजाति है। इन्होंने भी विद्रोह किया, आदिवासी समूह ने। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह अभी बताए थे, देखिए यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन था ना, यहाँ पे बुद्धू भगत थे, ठीक है, जो झारखंड में ये सब हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। खांसी, खांसी होता है ना आपको, खांसी, तो खांसी क्यों होता है? शाम में ज़्यादा कुछ खा लीजिएगा तो हो जाएगा खांसी। तो यहाँ पे खांसी से शाम भी हो जाएगा। तो ये असम की घटना है, यहाँ पे 1830 में हुआ था, जिसके नेता थे तीरक सिंह। खांसी के नेता तीरक सिंह, याद रखिए, खांसी तीरक, ठीक है। अगला कुक विद्रोह। कुक विद्रोह पंजाब में हुआ था। कुक विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। तो पंजाब का धार्मिक था, जिसको भगत जवाहरमल ने इसका मतलब आयोजन किया था, इसके नेता थे, जानते हो। बाद में इन्होंने आयोजन किया, इनके 2 शिष्य भी थे, जिसमें से एक शिष्य का नाम राम सिंह था, जिनको गिरफ्तार 82 में किया गया, और 82 में गिरफ्तार करने के बाद इसीलिए ये विद्रोह हो गया। कौन सा? कुक विद्रोह। खोड़ विद्रोह कब हुआ था? तो खोड़ विद्रोह 1887 में हुआ था। खोड़ उड़ीसा में हुआ था। ड़ इसमें भी उड़ीसा में होता है। ये चीज़ याद है। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे चक्र बिसोई खोड़, ठीक है। ये क्या करता था? खोड़ विद्रोह, ध्यान समझिएगा, ये मारिया अंग्रेज, देखो इसमें अंग्रेज आके कहा कि अंग्रेज बोला कि देखिए आप लोग जो खोड़ जनजाति थे, आप लोग ठीक है, आप जनजाति हैं, आप लोग बलि वली वाला सिस्टम है, पहले इंसाने को लोग बलि चढ़ा देते, तो इसको रोका गया। क्या किया? रोका गया। इसके लिए लोगों ने विद्रोह कर दिया, जनजातियों ने विद्रोह कर दिया, जिसको खोड़ विद्रोह कहते हैं। जैसे सती प्रथा में जब किसी के पति मर जाते थे तो पत्नी को भी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो इसको भी अंग्रेजों ने ही हटाया है। अंग्रेजों में कौन था? विलियम बैटिंग। बैटिंग समझते हो? जब तुम मैच खेलते हो तो बैटिंग करते हो, तो बैटिंग ने इसे हटाया था। और उस वक्त सती प्रथा को हटाने में भारत के व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जो 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे, याद रख लीजिएगा। चलिए, संथाल विद्रोह याद रखिएगा, ये भी सबसे ज़्यादा झारखंड में ही है। मुंडा विद्रोह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक विद्रोह है। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा इसके नेता हैं। 1895 में ये शुरू किया गया था, नागपुर, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है, इसके नेता ये थे। 1900 में ये विद्रोह शुरू हुआ था, बाद में रांची जेल में थे, तो हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने अरेस्ट किया तो हैजा से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो पूरे विश्व के 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में का तत्कालीन कारण क्या था? आपको याद है, विश्व युद्ध पर्सनल पढ़ाए थे, बड़ी प्यारा। वहाँ पे राजा को मार देना सबसे बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ राजा कौन है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार
ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरोजेवा में हत्या हो गई थी। सेरोजेवा एक जगह है, ऑस्ट्रिया के नीचे पड़ता है, वहीं पे इसी के लिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। चलिए, मानचित्र में जब आप देखे होंगे मैप, तो नीला रंग किसे दर्शाता है? तो नीला रंग जल को बताता है। ठीक है, जल नीला कलर का होता है। ये थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा ना बाबू, तो बता दे रहे हैं। भारत में पहली बार कब और कहाँ से धुआं निरोधक कानून, माने भारत में सबसे पहले कहाँ पे कानून बना कि भाई फैक्ट्री का धुआं ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, कानून बना? तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कोलकाता में था, स्टार्टिंग में यहीं पे ना अंग्रेज रहा है, तो 1863 कोलकाता आप याद रखेंगे। चलिए, तिलका माझी आ गए ना, तिलका माझी, तिलक चढ़ा था इनको ना। ठीक है, तिलका माझी का फांसी की सज़ा कब हुई? तो 1785 में हुआ था। 1779 में तो शुरू ही हुआ था, ठीक है, लेकिन 1785 में इनकी क्या हो गई, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल तक मात्र संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष बन सकते हैं कोई भी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? तो 47 गो सीट अलग से अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल और अमरकंटक से नहीं है? देखिए, सब नदी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन तापी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है, क्योंकि जब जाइएगा तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है जी, शायद सतपूर्णा की पहाड़ी है, यहाँ पे सतपूर्णा की पहाड़ी, वहीं से तापी नदी निकलती है, ये अमरकंटक, बाकी सब अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भारत में लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करना है तो क्या उपाय है? तो यहाँ पे देखिए, आर्थिक असमानता, मीडिया का नियंत्रण, ठीक है, सुधारात्मक कानून, ये बनाइए ना। अगर यहाँ पे लोकतंत्र को अच्छा से कायम करना है तो सुधार वाला नियम बनाया जाए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? नेता। नेता होता मत मारिएगा, जनता शासन करती है, जनता ना चुन के भेजती है, जनता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित होता है? तो भाई सबसे ज़्यादा खनिज तेल का भंडार असम में है, असम के डिगाबोई में खनिज तेल है। अगला क्वेश्चन, हुगली, क्या बात है, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? तो कोलकाता और हावड़ा ब्रिज देखे हो ना, हावड़ा ब्रिज यहीं पे है। अगला क्वेश्चन, झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला था, ठीक है। कब? 15 नवंबर 2000 को मिला था, ये याद रखिएगा। देखिए, 1 नवंबर 2000, उसके बाद से 9 नवंबर 2000, उसके बाद से 15 नवंबर 2000, ये 1, 9 और 15 में 3 गो राज्य बटा हुआ था। पहला 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 को बना उत्तराखंड, अब 15 को ये बच गया कौन? बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर को। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है? तो एशिया का अभी तो बताते ना, ताजे पानी है वुलर झील। अब कैस्पियन जो है, समझिएगा ध्यान से, पूरे विश्व में सबसे खारा पानी कैस्पियन सागर का है। याद कैसे रखिएगा, पूरे विश्व की बात बताना है, कैसे पीएम, समझिएगा, कैसे पीएम माने पानी पीने के लायक है, तभी तो आप कह रहे हैं कैसे पीएम, ठीक है। तो कैस्पियन सागर जो है, ये पीने का पानी नहीं है, खारा पानी है, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है कैस्पियन। और मीठे पानी का, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पड़ता है। झील के बारे में तो आपको ये पूरा का पूरा हम बता ही दिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? क्या बात है, कॉमन सेंस। अच्छा बताइए, आप दिमाग कब लगाएं? जब आपके पास कॉपी किताब रहेगा, पढ़े लिखे रहेंगे तब ना। तो कॉमन सेंस की बात होगी, दिमाग उमाग लगाने की बात होगी, तो थॉमस पेन। कॉमन सेंस थॉमस पेन, कॉमन सेंस थॉमस पेन, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है समझ में आया ना, थोड़ा कमेंट कर दीजिए कि सर मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया, बहुत स्प्राइट है, पूरा दबा के कमेंट कीजिए, ठीक है। अभी आपको देखिए, जिस प्रकार का डाउट है आप फटाफट कमेंट कीजिए बाबू। आपको ना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के लिए एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए हासिल करना है, किसी तरह मेहनत करना है, ठीक है, रात भर जग के पढ़ना है, लेकिन मेहनत करके एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है। वैसे आपका कमेंट तो इतना शानदार है कि सर एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया, अब कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग बताएंगे आपको कि कट ऑफ कितना जाएगा, उसके लिए आपके सेपरेट एक वीडियो बना के पहले एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।